चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द मैकेनिज्म्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 मैकेनिज्म ही है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैकेनिज्म से। कहते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, या फिर वर्ड्स चेंज कर दिए जाएंगे, आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो वो रिएक्शन आपके सामने देख रख दी जाएगी, तो अब आप उसको रिएक्शन को देखकर पहचानेंगे ये है क्या। तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हो ये कोई एल्कीन है, वाटर ऐड हो रहा है डाइल्यूट H2SO4 से, तो एल्कोहल बन रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज्म देना है। ठीक है, तो अब जैसे भी आपके सामने आ जाए आपको बस थोड़ा समझना है कि मैकेनिज्म कौन सा देना है। चलिए हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, उसका मैकेनिज्म अभी देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आपको कोई एल्कीन लेना है, ये एल्कीन है। वैसे तो कोई आप एल्कीन भी ले सकते हो, जनरल फॉर्मूला भी ले सकते हो, लाइक दिस, ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जिसको ज़्यादा हो, उस बेटर लगे उस तरह से आप ले लेना। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे एल्कीन लिया है। अब क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वहाँ से हमें मिलता है H आयन। तो ये H आयन है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, या तो इस पे करेगा या इस पे करेगा, किसी पे भी कर सकता है। क्यों करेगा? क्योंकि इन कार्बन पे पाई बॉन्ड है, वीक है, वहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं। तो ये किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा इस तरह से। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये जो H आयन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये इसके साथ बॉन्डिंग करके ये CH3 हो जाएगा, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, ये CH2, और इस कार्बन पे आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है भाई, तो बन गया कार्बोकैटायन। अब देखिए क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज्म का इंटरमीडिएट क्या है, या किस टाइप का उसका मैकेनिज्म है। तो आप कह सकते हैं कि ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है, कार्बोकैटायन बना। नाउ द वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का काम होगा। वाटर भी हमने डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। तो नाउ द वाटर मॉलिक्यूल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ है, इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, तो यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब इससे क्या होगा, ये देखिए इस कार्बन पर ये ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दिया है। इस वजह से इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और एक लोन पेयर बाकी बचेगा। ये जो स्पीसीज बनी है इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्योंकि इसमें हमें बस इतना ही दिख रहा है कि एल्कोहल पे जैसे कि कोई प्रोटोन ऐड हो चुका है, इसलिए इसको प्रोटोनेटेड एल्कोहल करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगी है कि ऑक्सीजन पे आ गया चार्ज पॉजिटिव। अब क्योंकि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसको चाहिए नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से वो थोड़ा अनस्टेबल फील करता है, तो ये क्या करेगा, तुरंत यहाँ से किसी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। से इस हाइड्रोजन से इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ा यहाँ से। तो ये लीजिए H पॉजिटिव आयन बाहर, यानी कि जो कैटलिस्ट की फॉर्म में आपने डाला था वो H आयन यहाँ पर फाइनली रिलीज हो चुका है। और इसी तरह से कैटलिस्ट काम करते हैं कि इनिशियली रिएक्शन में एंटर करते हैं, फाइनली प्रोडक्ट बनने से पहले बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पर ऑक्सीजन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिलने से पॉजिटिव कैंसिल हो गया है और एक H बाकी बचा है, और ऑक्सीजन पे वापस से 2 लोन पेयर हो गए, जो कि आप देख सकते हो कि ये एक एल्कोहल बन चुका है, जबकि ये था आपका कोई एल्कीन। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, 3 स्टेप का मैकेनिज्म है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो कैसे कैसे आ सकता है मैंने आपको बता दिया, तो सीधा आ जाएगा एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, या फिर कहेंगे एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ दिस गिवन रिएक्शन। ना तो फिर वर्ड में आपको बोला जाएगा गिव द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन। एल्कीन का नाम लेकर भी आपको बोला जा सकता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। चलिए नेक्स्ट मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म देखिए क्या कहता है, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एल्कोहल ही बनेंगे।
एल्कीन से एल्कोहल ही बनते हैं, और जो लास्ट हमने देखा है वहां भी एल्कोहल से एल्कीन ही बनते हैं, बट वहां वाटर ऐड होता था और इसलिए उसको हाइड्रेशन बोलते थे। ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके अंदर दो प्रोसेस है, मैकेनिज्म थोड़ा सा लेंदी है, आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। या फिर यहाँ भी वही होगा कि इस तरह से कोई इक्वेशन आपको दी जाएगी तो बोला जाएगा कि इस इक्वेशन का मैकेनिज्म लिखिए। तो अब आपको पहचानना पड़ेगा कि ये इक्वेशन क्या है। तो इसमें कोई एल्कीन होगा, यहाँ हाइड्रोबोरेशन किया होगा यानी कि डाइबोरेन, ये जो B2H6 देख रहे हो इसको डाइबोरेन बोलते हैं। ओके, डाइबोरेन है ये यहाँ पर होगा, और साथ में H2O2, क्योंकि बाद में हमें ऑक्सीडेशन भी करना है तो वो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से किया जाएगा। तो देखिए इसका मैकेनिज्म हम किस तरह से लिखेंगे कि हमने कोई एल्कीन लिया है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, यही एल्कीन ले लेते हैं। चलिए, अनसिमेट्रिकल है ये, ठीक रहेगा इसको समझ। तो हमने ये कोई एल्कीन लिया है इस तरह से, ये लीजिए डबल बॉन्ड है। और आप ये भी जान लें कि इसमें ना ये मैकेनिज्म होता है, ये SN2 टाइप से होता है, जो कि हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जो B2H6 है, एक्चुअली ये B2H6 जो है ये BH3 का डाइमर होता है, BH3। तो हम यहाँ पर इसी को यूज करेंगे, इसलिए मैंने हाफ B2H6 लिखा है, यानी कि BH3 है। और BH3 एक हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, तो ये वहां अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिले, यानी कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो चलिए ये आपका BH3 है, हम इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो बोरोन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो किसी कार्बन पे अटैक करेगा, या तो इस पे करेगा या इस पे करेगा। अब वो किस पे करेगा वो डिपेंड करता है कि जो इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा। तो ये बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस कार्बन पे अटैक करता है, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स स्टेट बनती है। अब क्योंकि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स स्टेट बन रही है कि जो कि SN2 मैकेनिज्म बनती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये SN2 टाइप मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझने की बात है, ये क्या करेगा। देखिए, इस बोरोन ने कार्बन से बॉन्डिंग की है, तो यहाँ दो प्रोसेस एक साथ चलते हैं। इस बोरोन का कार्बन से बॉन्डिंग, एट द सेम टाइम इन दोनों कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होने जा रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं साइमल्टेनियसली, ये बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है। एट द सेम टाइम क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है बोरोन का, इसका बॉन्ड टूटना होता है, तो एट द सेम टाइम ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे बॉन्डिंग करने वाला है। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये बन गई आपकी एक कॉम्प्लेक्स स्टेट। ठीक है भाई, ये कॉम्प्लेक्स स्टेट। अब क्या होगा, जब ये कंप्लीट होगा स्टेप, तो फाइनली ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और बॉन्ड कार्बन का और बोरोन का यहाँ से बन जाएगा, और वो वाला वहां से ब्रेक हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इन दो बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है और इन दो बॉन्ड की फॉर्मेशन चल रही है। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। ये लीजिए, ये CH से CH2 हो चुका है, ये बॉन्ड सिंगल हो गया है CH2, और ये B बोरोन के ऊपर अब बाकी रह गए तो H। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, आगे देखिए क्या होता है। अभी इस बोरोन पे भी दो H और बाकी है, तो जो ये प्रोसेस आपने देखा पीछे हुआ है ये फिर दो बार रिपीट होगा। अब मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा, इंटरमीडिएट बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये जो एल्काइल बोरेट बना है ये अनदर इस एल्कीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, अनदर मॉलिक्यूल पे। तो मान लीजिए, चलिए ये एक अनदर एल्कीन मॉलिक्यूल है आपका, तो फिर ये बोरोन इस पे अटैक करेगा, तो फिर बिल्कुल यही वाला प्रोसेस इसमें शुरू होगा। तो मैं इसका फाइनली आंसर लिख देता हूँ, क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा इस बोरोन पे एक ये वाला एल्काइल ग्रुप था, चलिए इसको रख देते हैं पहले, में था CH2 एंड देन CH3, दो हाइड्रोजन थे। तो पहले की तरह ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये CH2 हो जाएगा, और ये कार्बन इस बोरोन पे अटैक करेगा तो इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक और प्रोपाइल ग्रुप इस तरह से आ गया, ये लीजिए, और एक H बाकी बच गया। अभी क्योंकि एक H और बाकी बचा हुआ है तो यही प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। ये जो इंटरमीडिएट बना है ये फिर से इस तरह के किसी एल्कीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा।
फिर बोरोन यहाँ अटैक करेगा, फिर ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे आएगा। तो इस तरह से ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और इस बोरोन के ऊपर एल्काइल ग्रुप आएगा। अब आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस बोरोन पे ये 3 प्रोपाइल ग्रुप ऐड हो चुके हैं, इस तरह से अनदर प्रोपाइल, और एक प्रोपाइल ग्रुप यहाँ भी हो सकता है। ये लीजिए CH2 CH2 एंड CH3। तो ये जो कंपाउंड बना, आप देख रहे हैं इसमें बोरोन पे 3 एल्काइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेट। ट्राई एल्काइल ये बन गया। अब क्योंकि एल्काइल में प्रोपाइल है तो ट्राई प्रोपाइल बोरेट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये आधा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है आपका हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि हाइड्रोजन और बोरोन ऐड हो चुके हैं। अब बाकी रह गया ऑक्सीडेशन। तो अब ऑक्सीडेशन किससे होगा? अब ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से, वो भी बेसिक मीडियम में होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो H2O2 है, हम इस H2O2 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो H2O2 में आप देख रहे हो एक H2O2 में 2 OH आयन हमें मिलते हैं। तो बस यहाँ से कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ से OH आयन मिलेंगे हमें। तो ये 3 बॉन्ड की क्लीवेज होगी, ध्यान से देखिए, ये 3 बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हो जाएंगे, ये वाला और इस तरह से ये तीनों एल्काइल ग्रुप यहाँ से सेपरेट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 3 एल्काइल ग्रुप हमें यहाँ पर मिल गए। तरह से 3 एल्काइल ग्रुप आ गए ये, ठीक है, 3 एल्काइल ग्रुप। और क्योंकि यहाँ H2O2 यूज हो रहा है तो 3 H2O2 मॉलिक्यूल यहाँ यूज होंगे। हर H2O2 से एक OH एक एल्काइल ग्रुप पे आएगा। तो यहाँ पर टोटल 3 OH यूज हो गए। आप देख रहे हो ये एक एल्कोहल बन चुका है। और फाइनली ये बोरोन जो बच गया, इसका क्या होगा? ये बोरोन और यहाँ से 3 OH फिर से आएंगे। तो आप कह सकते हो कि इस तरह से HbO3 लिख सकते हो, या तो फिर आप इसको BOH होल थ्राइस भी लिख सकते हो। BOH होल थ्राइस ये बोरस एसिड बन गया, बोरिक एसिड बन गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये एक एल्कीन था और एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन होकर के आपके सामने ये एल्कोहल आ चुका है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली तो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये कभी कभी आता जरूर है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। ये लीजिए मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू ईथर। अब ये बात आप समझिए, जो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, अभी पहले हमने मैकेनिज्म किया है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो वहाँ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में क्या होता है कि कोई एल्कीन होता है, उसमें वाटर ऐड होता है तो वो एल्कोहल बन जाता है। अब ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। अब एल्कोहल में से वाटर माइनस करेंगे तो वापस से एल्कीन बनेगा, और वाटर का जो लॉस होता है उस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहेंगे। इसलिए इसको कहा गया मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और हमारा इसका रिजल्ट मिलेगा एक एल्कीन, या फिर हो सकता है एक ईथर। ये रिएक्शन क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ये रिएक्शन, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। तो अगर टेम्परेचर लो होता है, यानी कि 413 केल्विन पर किसी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया जाएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो वहां मेजर प्रोडक्ट ईथर होता है। ठीक है, वहीं इससे नेक्स्ट मैकेनिज्म आएगा, वहां देखेंगे अगर टेम्परेचर 443 रख के डिहाइड्रेशन किया जाएगा तो वहां अल्कोहल से आपको एल्कीन देखने को मिलेगा। चलिए वहां जब आएगा उसमें देखेंगे, पहले हम ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू ईथर के लिए हम मैकेनिज्म करेंगे। अब आप सोच रहे हैं हमें कैसे पता लगेगा कौन सा है, तो देखो कुछ ना कुछ वहां लिखा हुआ मिलेगा आपको। कहता है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू ईथर, आपको ईथर के लिए बनाना है। या फिर हो सकता है गिव द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में एक एल्कोहल होगा, आंसर में ईथर मिलेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये एल्कोहल से ईथर का डिहाइड्रेशन देना है। या फिर कभी कभी ऐसे ही बोल दिया जाएगा गिव द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू ईथर, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू ईथर एट 413 केल्विन, यानी कि कुछ ईथर बनाना है या एल्कीन बनाना है, ये ना बता करके आपको टेम्परेचर बता दिया जाएगा। तो उससे भी आपको समझना पड़ेगा कि हमें
कौन सा मैकेनिज्म देना है। तो चलिए, जब हम अल्कोहल से ईथर बनाते हैं तो वो रिएक्शन 413 पे होती है, तो उसी टेम्परेचर को हम लेकर के इस मैकेनिज्म को करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं तरह से। अब इसमें ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में है, तो वहां से आपको H यानी कि प्रोटॉन मिलेगा। ये प्रोटॉन यहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ऐसा होने से ऑक्सीजन के साथ इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, जो कि इसके लिए एक ऑपोजिट का बिहेवियर है, जो इसको नहीं चाहिए। इसको चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा होते ही ये तुरंत इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या वहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इस तरह से बॉन्ड टूटने से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर होगा, तो वाटर आपका रिलीज हो गया, डिहाइड्रेशन हो चुका है। फाइनली बचेगा कार्बोकैटायन CH3। CH3 को मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख लेता हूँ, हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, और चलिए इसको बाद में लेते हैं। तो ये बच गया आपका CH3 और ये CH2, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन बन गया। अब क्या होता है, जब हम ईथर का मैकेनिज्म करते हैं तो जो कार्बोकैटायन बनता है ये अगेन इस एल्कोहल मॉलिक्यूल पे, इस सेम पे नहीं, मतलब अनदर एल्कोहल मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। चलिए फिर से हमने उसी एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल लिया है, और ये कार्बोकैटायन फिर इस लोन पेयर पे अटैक करेगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखिए, फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इथाइल तो इधर पहले सा, फिर ये वाला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे एक H बाकी था, ये रहा, और इधर एक इथाइल ग्रुप है, ये रहा, तो ये इथाइल ग्रुप हो गया। अब ऐसा होने से फिर वही ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन को फिर कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब की बार ये क्या कर रहा है कि इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकालता है। तो जैसे ही ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यानी कि जो प्रोटॉन ने एंट्री की थी एज ए कैटलिस्ट, वो फाइनली यहाँ से एग्जिट कर चुका है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। और ऐसा होने से, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन गया है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, उसके 2 लोन पेयर वापस कंप्लीट हो जाएंगे, और ये एक ईथर बन जाएगा। लीजिए भाई, ये आपका ईथर बन चुका है, जो कि आपने अल्कोहल से शुरू किया था। तो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन। लीजिए, ये आ गया आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन। या तो ऐसे ही बोला जाएगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन, या फिर कहेंगे कि इस रिएक्शन का आप मैकेनिज्म दीजिए, उसको समझना पड़ेगा। अल्कोहल से एल्कीन बन रहे हैं, तो हमें अल्कोहल से एल्कीन बनाने तक का मैकेनिज्म बताना है, या फिर आपको बोला जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है ये 443 केल्विन टेम्परेचर पे होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसका मैकेनिज्म देना पड़ेगा। अगर ये नहीं बताया गया है कि एल्कीन में करना है या इस इक्वेशन का, अगर इक्वेशन भी नहीं है, ये भी नहीं बताया गया क्या बनाना, तो आपको टेम्परेचर दिया जाएगा, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको मैकेनिज्म करना। तो चलिए, एल्कोहल से एल्कीन बनाने का हम मैकेनिज्म कर रहे हैं, तो फिर वही ऑलमोस्ट स्टेप सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक एल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे, और फिर वही रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में है, यानी कि आपको वहां से प्रोटॉन मिलेंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो इसका अटैक होगा यहाँ पे, तो फिर से एक इंटरमीडिएट बनेगा। इस इंटरमीडिएट को हम क्या कहेंगे, आप देख रहे हो यहाँ ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव आएगा, इस इंटरमीडिएट को बोला जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। पहले भी लिखा था हमने प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अल्कोहल ये था और उस पर एक प्रोटॉन ऐड हो चुका है, इसलिए इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहा है। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में वही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ऑक्सीजन बहुत जल्दी से कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल फिर यहाँ से माइनस। अब इस तरह से अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल माइनस होगा तो फिर कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन अब की बार क्या होगा कि ये कार्बोकैटायन किसी अनदर मॉलिक्यूल पे अटैक नहीं करेगा, इवन जिस कार्बन पे पॉजिटिव उससे नेक्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को, यानी कि आप कह सकते हो कि ये बीटा कार्बन है और ये बीटा हाइड्रोजन है, तो बीटा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और बीटा हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट करेगा। तो H आयन की फॉर्म में यहाँ से आपका H
हाइड्रोजन एटम रिलीज जो इसने एंट्री की थी इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट, वो यहाँ से एग्जिट कर चुका है। तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड डबल आपका हो जाएगा और आप देख सकते हो कि ये एक एल्कीन बन चुका। शुरुआत किया था किसी एल्कोहल से। तो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे पहला जो आपने किया था वो था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जहां एल्कोहल बनते थे। सेकंड पॉइंट पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू ईथर, और थर्ड पॉइंट पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन। ये तीन मैकेनिज्म मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार इन्हीं को एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम औरों को नहीं करेंगे, जितने भी मैकेनिज्म गिवन है हम सबको डिस्कस तो करेंगे, कभी भी कोई भी मैकेनिज्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अब एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। मान लीजिए कि हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, चलिए हमने इथेनोइक एसिड ही लिया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन हो रही है आपकी H2SO4 यानी कि एच की प्रेजेंस में। इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर रखे हुए हैं, तो ये एच यहाँ पे अटैक करेगा। ऐसा होने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। तो सभी स्टेप्स को इक्विलिब्रियम में लिखेंगे, तो यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा वो देखिए। ये यहाँ पर ऑक्सीजन पे OH आ चुका है, यहाँ इस ऑक्सीजन पे पहले ही था, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए हैं कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, इस वजह से यहाँ कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक मिनट, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ कार्बन पे अब आ गया है चार्ज पॉजिटिव। अब जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, अब यहाँ एल्कोहल मॉलिक्यूल का अटैक होगा। कोई एल्कोहल मॉलिक्यूल ले लेते हैं, चलिए आप मिथेनॉल ही ले लीजिए। ये लीजिए, ये मिथेनॉल है, CH3OH। आप कोई और एल्कोहल भी ले सकते हैं, यहाँ R ले सकते हैं, यहाँ भी R डैश ले सकते हो, वैसे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के साथ भी कर सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, ये एथेनॉल मॉलिक्यूल जो कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, ये इस पॉजिटिव कार्बन पे यहाँ पे अटैक। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखिए CH3, इस C पे एक OH है, यहाँ भी एक OH है, और इधर एक ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो गई है, जिस ऑक्सीजन पे एक H बाकी है, और ये इधर मिथाइल। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को मिला है, तो यहाँ फिर ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हम ये बार बार डिस्कस कर रहे हैं, अल्कोहल सॉरी ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव पसंद नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करता है, ये जो H है, ये इस H को यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट करता है। अब ऐसा होने से क्या होगा, आप देखिए कि जैसे ही ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पे ये अटैक करेगा, यानी कि ये ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन लिया है हाइड्रोजन से, तो फिर ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, मैकेनिज्म आपको बार बार देखना पड़ेगा, तब समझ। अब ऐसा होने से क्या हो जाता है, अब देखिए CH3C, और इस ऑक्सीजन पे आपके दो H आ चुके हैं और चार्ज आ चुका है पॉजिटिव, और जैसा भी कुछ जो था वो एज इट इज है। ये लीजिए ऑक्सीजन, इसका चार्ज पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन आने से वापस से न्यूट्रल हो चुका है, और ये बाकी बचा है आपका CH3। ठीक है, चलो भाई ये हुआ। अब ऐसा होने से क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव आ गया, तो अब की बार ये ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेता है और यहाँ से वाटर को बाहर करता है, और इस तरह से डिहाइड्रेशन कंप्लीट होता है, क्योंकि ये भी एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस ही है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ। अब वाटर के रिलीज होने से क्या यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, ये देखिए CH3 है, CH3C, और इस C के ऊपर एक OH है, यहाँ आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, आगे O था और आपका ये CH3। ठीक है भाई, तो कार्बन पे फिर कहीं ना कहीं सॉरी ऑक्सीजन पे फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव आया। अब की बार ये कार्बन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर लेता है, या ये कहिए कि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए और इसको यहाँ से बाहर।
इसको जैसे ही यहाँ से बाहर करेगा, या तो आप इसको 2 स्टेप में बता सकते हो कि पहले आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो बॉन्ड डबल बन जाएगा और कार्बन का पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने से क्या होगा, ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव आएगा तो ये तुरंत से H से इलेक्ट्रॉन लेगा और H को यहाँ से बाहर निकालेगा, और ये वो प्रोटॉन निकल गया जो इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट एंटर किया था आपने, ये फाइनली एग्जिट हो चुका है। और ऐसा होने से ये आपके सामने एक एस्टर प्रोड्यूस हो जाएगा C। ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ऑक्सीजन का डबल हो चुका है, H बाहर जा चुका है, इधर से OCH3। तो आप देख रहे हैं ये एक एस्टर है। तो ये एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 COOCH3। तो ये था आपका एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक दो बार अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट एक मैकेनिज्म है ये, हालांकि इसको लिखने के लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट SN1 SN मैकेनिज्म है, हेलो एल्केन के चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे मैकेनिज्म लिखने के लिए बाई चांस ही आता है, अदरवाइज तो इस पे आते हैं SN1 या SN2 रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन फिर भी मैकेनिज्म है तो एक बार हम इसका भी एग्जाम्पल ले लेंगे। बस इतना आपको याद रखना है कि SN1 मैकेनिज्म जो होता है वो जनरली टर्जरी एल्काइल हैलाइड के साथ होता है, और जो SN2 होता है वो प्राइमरी यानी कि लोअर डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ होता है। हम दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल लेकर के यहाँ समझेंगे। चलिए, SN1 मैकेनिज्म है, ये किस तरह से होता है देखिए। मान लीजिए आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है, हम इस एल्काइल हैलाइड को कुछ इस तरह से ले लेते हैं, से ये कोई एल्काइल हैलाइड है। अब हम इसी का एग्जांपल SN1 के लिए देखेंगे, इसी का एग्जांपल SN2 के लिए भी ले सकते हैं। बस हमें मैकेनिज्म शो करना है कि SN1 किस तरह से होता है, SN2 किस तरह से होता है। तो अगर SN1 मैकेनिज्म की बात करें तो ये पूरा प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कैसे, देखिए हम कुछ इस तरह से इस एल्काइल हैलाइड को लिख रहे हैं, ये लीजिए R है, CH2 है, और यहाँ पर ये फाइनली X है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्योंकि ये कार्बन और हेलोजन बॉन्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन, तो ये बॉन्ड पोलर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। ऐसा होने से X आपका रिलीज हुआ, लेकिन यहाँ जनरेट हो जाता है साथ ही साथ आपका एक कार्बोकैटायन। लीजिए ये कार्बोकैटायन आ गया है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्योंकि जो SN1 है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो से इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल, ये NU या नेगेटिव चार्ज कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पे अटैक करेगा, तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ये SN1 टाइप का मैकेनिज्म है। लेकिन अगर यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 टाइप से होता है तो वो किस तरह से होता है वो देखिए। SN2 टाइप में क्या होता है, ये जो कोई आपका एल्काइल हैलाइड है और इसमें ये कार्बन जिस पे हेलोजन ग्रुप अटैच है, उस कार्बन पे कोई न्यूक्लियोफाइल बैक साइड यानी कि जिधर हेलोजन है उसके ऑपोजिट साइड से अटैक करता है। इसमें बनती है एक इंटरमीडिएट, जैसे कि हमने पहले हाइड्रोबोरेशन में भी डिस्कस किया है कि वहाँ एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो SN2 मैकेनिज्म में हमेशा एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स स्टेट बनती है। इसमें क्या होता है, ये कार्बन हेलोजन की बॉन्ड की क्लीवेज होने लगती है, साथ ही साथ इस न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग फॉर्मेशन होने लगती है। तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है, तो ये पार्शियली ब्रेक होता है, फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पार्शियली बॉन्ड की क्लीवेज होती है। फाइनली ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बन चुका होगा, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूट चुका होगा, और यहाँ से हेलोजन बाहर हो चुका। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 मैकेनिज्म से होता है। फिर से मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में SN2 मैकेनिज्म लिखने के लिए नहीं आता है, बट जिस तरह से आता है वो SN1 SN2 रिएक्टिविटी के ऑर्डर में आता है। लेकिन हमें उसको छोड़ना नहीं है, मैकेनिज्म गिवन है तो आ भी सकता है, भले ही लेस चांसेस है लेकिन आ सकता है। चलिए, तो यही आपके ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म थे, इससे बाहर मैकेनिज्म में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाए।